तो यहाँ से आज पढ़ाना है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। पहली बात तो क्यों बनेगा ये तो पता चल रहा है ना। हम्म यस सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वो बात नहीं है। रिवॉल्व क्यों करेगा ये हम नहीं पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन के, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए यस सर। ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा, वो तो ठीक है। यस हम सर। पूछ रहे हैं कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा ही क्यों। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कब बनता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसका बनता है। वो तो मैग्नेट का होता है ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यस सर। तो ये एज अ मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर अगर यहाँ मैग्नेटिक हम्म बताओ। नहीं, आप बताइए। मैं तो बस कह रहा था कि करंट पास होता है तब बनता है सर। हाँ तो सर करंट है इसमें ना। करंट का तो करंट नहीं है। सर इसमें हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम करंट को क्लॉकवाइज घूमता हुआ नहीं बोल सकते हैं। यस सर। समझ पा रहे हो। तो करंट को यस क्लॉकवाइज सर, घूमते हुआ समझ बोल रहा सकते हैं ना। तो करंट अगर हूँ। आपने क्लॉकवाइज कल चल रही बताया है, था एंड में। हाँ कल हमने बताया था एंड में, तो हम करंट को क्लॉकवाइज चलता हुआ मान सकते हैं। तो किस तरफ आ जाएगा, इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड आएगी यहाँ पे, है ना। यस सर। आई बात समझ में। इनवर्ड फील्ड का मतलब कि इस तरफ हमारा साउथ बनेगा और लूप के बैक साइड में नॉर्थ बनेगा। ठीक, तो क्लियर है राइट हैंड रूल से। तो यस सर। अगर साउथ नॉर्थ बन गया तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बन गया ना, मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो गया, क्योंकि यही तो डायपोल है, साउथ और नॉर्थ बन जाना। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा फिर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब वो क्रिएट हो चुका है तो। क्लियर, आई बात समझ में। तो हम देखेंगे कैसे, हम्म कितना आएगा। तो अंदर इनवर्ड आएगा, ये तो यहाँ दिखाया जा रहा है देखो। हम्म यस सर। यहाँ पे बस डायरेक्शन दिखा दी गई है, ये नहीं कहा गया यहाँ पे इनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन दिखा दी गई है बस। क्लियर। तो इनवर्ड आ रहा है इसका फील्ड, तुम्हारी तरफ साउथ, अंदर की तरफ नॉर्थ। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे। करंट चाहिए, मतलब करंट की वैल्यू चाहिए, और एरिया ऑफ लूप चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो करंट कैसे आएगी बताओ। यहाँ पे हम कह तो देंगे कि इसके ऑपोजिट करंट है, पर उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। चार्ज बाई टाइम से निकाल सकते हैं ना। पर यहाँ चार्ज कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और एक पूरे टाइम पीरियड में पूरा रिवॉल्यूशन घूम जाएगा, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेगा ये। तो एक रेवोल्यूशन में कितना करंट है ना, ई बाई टी के बराबर। आई बात समझ में, यस सर। होगा ना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। क्या आता था याद है, 1/न्यू, है यस ना, सर। 1/न्यू। लेकिन न्यू क्या आता था, देखो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, सही है। और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर भी होता है, सही। तो अगर हम यहाँ वी बाई आर लिख दें 2 पाई न्यू के इक्वल, ध्यान देना ये वी है वेलोसिटी, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, अलग अलग हैं दोनों, मिक्स मत करना। यस सर। तो यहां से न्यू की क्या वैल्यू आई, v बाई
2 पाई आर, आर। है ना। तो 1 अपॉन न्यू की क्या यस वैल्यू सर। आई, या फिर यहाँ पे 1 अपॉन न्यू है ना, तो टाइम पीरियड कितना आएगा फिर, 2 पाई आर अपॉन वी। सही है। ऐसे भी सिंपली निकाल सकते थे, ये नहीं भी करोगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि कितना चला है इलेक्ट्रॉन, लीनियरली कितना चला है, 2 पाई आर, है ना। और यस सर। कितनी स्पीड से चला है, v, लीनियर स्पीड v थी उसकी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से भी आ सकता है, आई बात समझ में। यस सर। दोनों यस तरह से सर। हम निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी आएगा, इसमें कुछ डाउट है नहीं। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं ना फिर 2 पाई आर अपॉन न्यू, सॉरी वी। तो करंट कितनी आ गई, ई वी बाई 2 पाई आर, यानी कि ई इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, ये करंट आ गई, ई वी बाई 2 पाई आर। ठीक, यहाँ पे हम रख सकते हैं। यस सर। एरिया ऑफ लूप क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर यस सर। रेडियस आर है तो एरिया ऑफ लूप पाई आर स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैसे यहाँ पे एम को इन्होंने नया सिंबल दिया है इलेक्ट्रॉन के केस में। मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को एम ना बोल के ये लोग म्यू बोल रहे हैं, म्यू, म्यू एल, ठीक है। एंगुलर डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे एल यूज हुआ है एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज हुआ है, अभी पता चलेगा आगे, क्लियर। तो म्यू एम की ही जगह है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, इसमें यूज किया गया है म्यू, बस इतना ध्यान रखना। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होने लगेगा, आई ए, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर, सॉरी आई की वैल्यू है ई वी अपॉन 2 पाई आर, और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। पाई से तो पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या आ गया, ई वी आर डिवाइड बाई 2, इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, ई वी आर बाई 2। कुछ डाउट है, नो सर। ठीक, बस ये चीज आ गई। हम्म, और इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आगे का कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये आ गया ई वी आर बाई 2, ऊपर का ये सब मिटा दें, अब रिजल्ट आ गया ना। सर तो इन्होंने यहाँ पे दी इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू प्लस में क्यों ले रखी है, यहाँ पे प्लस में क्यों लिख रखी है, अगर कहाँ ये पे, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है इसलिए प्लस की ले रखी है। नहीं वो बात नहीं है, हम ये ये कह सिर्फ ये रहे बता हैं, रखी है हमें। नहीं ये हाइपोथेटिकल है, मतलब कि अगर एक नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, और उतना ही, तुम समझ रहे हो, रिलेटिव मोशन जैसा। जैसे कि तुम खड़े रहो और तुषार तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आए, या तुषार खड़ा रहे तुम उसकी तरफ दौड़ते हुए आओ, रिलेटिव मोशन में एक जैसा ही लगेगा, समझे, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह एक जैसी ही फील होगी, आई बात समझ में। तो हम किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में चलता हुआ मान सकते हैं, हम्म, समझे। यस सर। तो E माइनस इस तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कानपुर आ रहा है ट्रेन में बैठे बैठे, तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सही बोल रहे हैं, पर क्या एक्चुअली कानपुर आ रहा है, बाहर वाले के हिसाब से, किसी के हिसाब से तो हम कानपुर आ रहे नहीं। हैं, मतलब ट्रेन आ रही है कानपुर, ठीक है, कानपुर नहीं यस आ सर। रहा। लेकिन वो रिलेटिव मोशन के हिसाब से गलत नहीं है बोलना उसको, मतलब वो तुम हाइपोथेटिकली ले सकते हो, वही बात यहाँ भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो पॉजिट्रॉन अगर हम कहें कि इस तरफ जा रहा है तब भी सेम ही बात होगी, एक ही जैसा इफेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, आई बात समझ में, वही चीज है। यस सर। तो इसीलिए उसको बाय कन्वेंशन वैसे लिया गया, तभी जो करंट का है डायरेक्ट वाला केस वही है, ठीक। पढ़ लेना, बाकी रीड करना एनसीईआरटी आराम से बैठ के, तब प्रॉब्लम आए तो पूछना। चलो, आई की वैल्यू आ गई ईवी बाई 2 पाई आर, ठीक।
टी की वैल्यू निकाली 2πr/v, वो आ गई आई ev/2πr। फिर म्यू निकाल लिया, म्यू एल यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई की वैल्यू ev/2πr कैंसिल हो गई, ev/2। ठीक, यहां तक तो सब सॉर्टेड है कि म्यू एल आ रहा है यस सर। ev/2। ठीक है, ये कुछ नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है, कुछ अलग नया नहीं है, ध्यान रखना। अब इसमें थोड़े चेंजेस किए जाएं कुछ और बनाने के लिए, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करने के लिए। मतलब हम चाह रहे हैं कि ये डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको हम रिलेट करें एंगुलर मोमेंटम से। समझ रहे हो, एंगुलर मोमेंटम से। जनरली यस एंगुलर सर। मोमेंटम, कई जगह एंगुलर मोमेंटम जे से रिप्रेजेंट होता है, कई जगह स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट होता है, कई जगह कैपिटल एल से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने लिया है स्मॉल एल वाला कन्वेंशन। होता क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो पहले ये बताओ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। सिंपल वाला जो मोमेंटम पढ़ा है अभी तक, वो क्या होता है, पी कितना होता है, mv, एमवी। p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। इसी से तो न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव किया जाता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये आता है फोर्स और ये आता है एक्सेलरेशन, यहीं से आता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ याद आया या नहीं, पढ़ा नहीं है? यस सर, फिजिकल टू एमवी तो 10th में भी था ना, P इज इक्वल टू mv, यस सर। याद आ गया। तो वही चीज है, P इज इक्वल टू mv होता है। और हमने तुम्हें पहले ही बताया, एक बात बता चुके हैं ना, कि वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगी अगर हम रोटेशन की बात करते हैं। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। मास किससे रिप्लेस होगा, इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्लियर, आई से, जिसको हम यस यहाँ सर। आई नहीं बोलेंगे क्योंकि कैपिटल आई, ये वाला जो सिंबल है वो करंट के लिए यूज करंट। होता है, तो हम ऐसा वाला आई ले लेंगे। ठीक, और v की जगह हो जाएगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। आई बात समझ में, तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म यस में सर। हम इसको लेके आएंगे। ठीक, और आई जो होता है, आई जो होता है वो क्या होता है, mr²। और ओमेगा क्या होता है, v/r। तो अगर हम आई ओमेगा करते हैं तो mr² v/r आता है, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाता है, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, mvr। आई बात समझ में, mvr यस सर। एंगुलर मोमेंटम आता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को mvr में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, vr तो ऊपर अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि अभी तक तो हमारा यही रिजल्ट आया है ना, इसके आगे तो कुछ किया नहीं अभी। ठीक, तो हमको vr तो है, तो मास का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है ना। क्लियर, यस सर। मल्टीप्लाई करवा दिया, mvr ऊपर mvr अलग कर लिया, तो इधर क्या बचा, e/2me, और इधर बचा mvr, मतलब अलग अलग लिख लिया खाली हमने, और कुछ नहीं। सही है, कुछ डाउट? नो सर। ये क्या हो जाएगा, l हो गया। हो तो बता दो प्रियांशु, डाउट? सर ठीक है। पक्का ना? यस सर। हम्म, ये जो है म्यू एल इज इक्वल टू e/2me इंटू एल हो जाएगा। क्लियर, जिसमें e और me तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास है, और इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में ही आएगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में नहीं आएगा। अगर ये पॉजिट्रॉन वाले का लिया गया है तब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में आएगा, लेकिन एक्चुअली कोई पॉजिट्रॉन घूम नहीं रहा है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते हम। निकाल तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम।
क्योंकि उसमें हमको एक्चुअल चीजें रखनी पड़ेंगी। इस चक्कर में जब इसकी रियल वैल्यू आती है ना इस फॉर्म में, वो उसमें माइनस लगा होता है, यानी कि एल का और म्यू एल का डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट रहता है। बाकी वैल्यू भी अलग अलग होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। आई बात समझ में? एल इज यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो हमको ये माइनस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, इसको वेक्टर लें e बाई टू एम ई और एल को भी वेक्टर लें, तो हमको यहाँ एक माइनस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? यही बात है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के घूमने के डायरेक्शन के हिसाब से निकलेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम आउटवर्ड द पेज होगा, लेकिन उसके बेसिस पे करंट क्लॉकवाइज चल रही है, तो इस बेसिस पे हमने बोल दिया कि म्यू एल का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड द पेज। सही है? इस वजह से ये दोनों एल और ये हो गया ना ऑपोजिट, इसी की बात हो रही है। क्लियर? यस सर। यही सब बातें की गई हैं। तो जब म्यू एल इज इक्वल टू ई बाई टू एम ई एल आया, ठीक है, तो एल अगर हम यहां ले आए तो ये क्वांटिटी जो बचेगी ये कांस्टेंट नहीं हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है ना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। जब ये बिल्कुल ही फिक्स है तो इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी फिर तो, यानी कि ये रेशियो क्या है, फिक्स है, ये रेशियो चेंजेबल नहीं है, कांस्टेंट है ये रेशियो। आई बात समझ में? और कितना, इसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, कितनी है निकाल सकते हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम रख दो, 2 इंटू 9 2 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 रख लो। ठीक है, अब कैलकुलेट करोगे नीचे क्या आ रहा है, नीचे आएगा अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास कुछ, 18 पॉइंट समथिंग। ऊपर 1.6 है। 18.22। ऊपर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है, कट करोगे तो 0.88 समथिंग आएगा, फिर उसमें से एक जीरो ले लो तो 8.8 समथिंग आएगा, और 10 की पावर्स को रिजॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएंगी। 31 है, वैसे तो 12 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन हम क्योंकि पॉइंट में जो चीजें करेंगे उससे 0.00 करके 0.088 आ रहा था इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, सॉरी प्लस का 12, क्योंकि 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा ना, माइनस 19 प्लस 31 तो प्लस का 12 आएगा। लेकिन ये 8 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ ना ये तो 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। आई बात समझ में? इस फॉर्म में हम आंसर को फाइनली छोड़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। नोटेशन ऐसे चलता है कि एक इंटीजर के बाद ही तुम डेसिमल लगा सकते हो। क्लियर? डेसिमल को यस सर। दो बार राइट शिफ्ट कर दिया हमने, तो उसकी वजह से 10 की पावर में भी चेंजेस आ गए, 10 की पावर 10 हो गया वो। क्लियर? और क्योंकि ये ऊपर चार्ज था नीचे मास था, तो इसका यूनिट क्या आएगा, कूलॉम पर केजी। ये किसकी वैल्यू निकली है, म्यू एल बाई एल की, कुछ अलग से या नया सा नहीं है। ठीक? आई बात समझ में? फॉर इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स, देखा भी गया था कि ऐसा है कि इसका जो रेशियो है ये उसके इक्वल आ भी रहा था, इसके इक्वल। ठीक है? क्लियर? अब द फैक्ट दैट इवन एट एन एटॉमिक लेवल देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहां से प्रूव क्या हो रहा है कि एटॉमिक लेवल पे भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो पाया, मतलब होता तो है वहां पे भी, और अगर वहां मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मतलब है कि वहां भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। आई बात समझ में? तो confirms यस सर। Ampere's bold hypothesis of atomic magnetic moments। इसीलिए एम्पियर की जो बोल्ड यानी कि बेबाक टाइप की हाइपोथेसिस थी जिसको कोई यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रूव होती नजर आती है। ठीक है, सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। क्लियर है? यही बात यस है। सर। एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर would help one to explain the magnetic properties of material। यानी कि ये चीज सच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को एक्सप्लेन करने में बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा एम्पियर ने कहा था और हुई भी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक
मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें ये सब बातें हुई हैं जिसमें से सब कुछ तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, बस वही सब है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल आया है, लेकिन एक्चुअली एल यहाँ पे आएगा कैसे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बेसिस पे कैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो 10 तरीके हैं निकालने के, हर चीज को रिलेट करने के 10 तरीके हैं। जैसे मोमेंटम को इक्वल टू डायरेक्टली एक बेसिकली कहें तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, सही बात है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है क्या कि F इज इक्वल टू dp बाई dt भी होता है, ये यस भी सर। होता है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम फोर्स से रिलेट भी हो जाता है। तो मोमेंटम जो है वो एनर्जी से भी तो रिलेट हो जाएगा, वर्क से भी तो रिलेट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वर्क फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स मोमेंटम से रिलेटेड है, अल्टीमेटली रिलेट हो जाएगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से यस सर। मोमेंटम में से वैल्यू रख सकते हैं, p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो v की वैल्यू उठा के p बाई एम रख दें, k इज इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होने लगेगा, एक एम कैंसिल, तो पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर k, या फिर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k। रिलेट हो गया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बेसिस पे उसको रिलेट कर रहे हैं। नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के बेसिस पे चलती है, पता है, वेव्स की एनर्जी बेसिस पे चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी वेव्स माना जाता है। एच न्यू, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि केमिस्ट्री में देखा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, और न्यू वही लीनियर फ्रीक्वेंसी, ली वही चीज है। क्लियर, और ये है एनर्जी, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसी से पता चलती है, एच न्यू से। क्लियर, तो यहाँ इस बेसिस पे इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को इससे रिलेट करके निकाल लिया था। समझ पा रहे हो, न्यू होता है क्या, यस सर। न्यू होगा क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय न्यू, सॉरी 2 पाई न्यू, तो न्यू क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो E इज इक्वल टू बाय। क्या हो गया, एच ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आ रहा है देखो, एच अपॉन 2 पाई आ रहा है। ओमेगा और इसमें रिलेशन, ये एनर्जी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें रिलेट करने के लिए इजीली कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम हम पूरा नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी। तुम लोग डायरेक्ट ये समझ सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इसी तरीके से रिलेट होता है कि h अपॉन 2 पाई के रिलेशन में आता है। लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्बिट हम चूज कर रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट शेल k l m ऐसे करके, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा। जैसे फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 1, सेकेंड में मल्टीप्लाई बाय 2, आई बात समझ में, थर्ड में यस सर। मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे चलेगा। तो इसीलिए हम n का मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, NH अपॉन 2 पाई। क्लियर, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे सीन। इसको हम इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिमाग में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा इसका, और ऐसा कोई खास फर्क पड़ने भी नहीं वाला है जो तुम लोगों के इन सब चीजों को। क्लियर, इसीलिए L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई वहीं से आया। समझ में आ गई बात, जिसमें n क्या है, वही नेचुरल नंबर है जो कि नंबर ऑफ शेल के हिसाब से तय होता है। ठीक है, कौन से शेल पे हो तुम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी। क्लियर, और h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626, या फिर 6.63 भी कहीं कहीं बोली जाती है, इंटू 10⁻⁻34। इसका यूनिट कैसे आ गया, वो यहीं से आया, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक, न्यू की E जो है एनर्जी है, तो उसकी यूनिट क्या हुई, जूल, न्यू की यूनिट क्या हो गई, हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी है ना। यस सर। लेकिन हर्ट्स क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम 1 अपॉन सेकेंड करेंगे तो सेकेंड जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, मतलब कि जूल के साथ सेकेंड मल्टीप्लाई होगा जाके। तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या आई, जूल सेकेंड। बात आई समझ में,
यस सर। चलो, दिस कंडीशन ऑफ डिस्क्रीटनेस इज कॉल्ड द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। डिस्क्रीटनेस मतलब कि एंगुलर मोमेंटम इसके बीच में नहीं मिल सकता है, यानी कि सीधा या तो h अपॉन 2 पाई मिलेगा, या 2h अपॉन 2 पाई, या 3h अपॉन 2 पाई। तुम कहो कि 1.5h अपॉन 2 पाई मिल जाए, नहीं मिलेगा क्वांटाइजेशन की वजह से, क्योंकि ऑर्बिट सीधे फर्स्ट से सेकंड पे जंप होगी, बीच बीच में नहीं मिलने वाली। ऐसा कुछ क्लियर बात आई समझ में? यस सर। अब देखें, इस चीज को रख दें, अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी वहां पे रख दें, तो म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m था, या फिर म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू एल था, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल की वैल्यू यहाँ पे रख दें, एन एच अपॉन 2 पाई। एन भी क्यों रखें, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, एन को 1 ले लेते हैं, फर्स्ट शेल के लिए ले रहे हैं के लिए, तो एन को 1 ले लिया, तब ये वैल्यू आएगी। समझ में आई बात? तो यस सर। ये सब चीजें कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दो। ये सब कुछ कांस्टेंट नहीं है। यस सर। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई 2 सब कांस्टेंट है। इसका तो मतलब कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, 9.27 इंटू 10⁻24। बाकी क्योंकि ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम था ना ये, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट था ना ये, तो आई ए के हिसाब से इसकी निकलती थी यूनिट, मतलब कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, वही रहेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? फर्स्ट यस सर। ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए या फर्स्ट शेल के लिए हमने एनर्जी निकाल ली, सॉरी उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, फर्स्ट शेल का मैग्नेटिक मोमेंट, या फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक बात बताओ, एनर्जी अभी अभी हम लोगों ने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम चल रही थी। पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के आ रहा था, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम चलती है, यहाँ पे भी और वहां पे भी, एंगुलर वाले में भी। तो अगर एनर्जी, क्योंकि तुम लोग अच्छा ये बात कितनों को पता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है, और हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, पहले से पता है? नहीं यस सर। पता है? तो वही चीज है, एनर्जी। उसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। जितना तुम न्यूक्लियस के पास हो एनर्जी कम है, जितना तुम न्यूक्लियस को दूर हो एनर्जी ज्यादा है रिलेटिवली, ठीक है, बड़ी ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो यस सर। उस बेसिस पे हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं, तो ये तो लोएस्ट एनर्जी निकलेगी ना, फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी लोएस्ट होगी, और एनर्जी अगर लोएस्ट होगी तो फिर मतलब मिनिमम होगी, तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी मिनिमम होगा, क्योंकि इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना। यस सर। आई बात समझ में? तो इसीलिए मिनिमम बोला गया है इसको यहाँ पे, ये जो निकाल रहे हैं ना फर्स्ट शेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एन को 1 रखा है, एक्चुअली एन है लेकिन उसकी वैल्यू 1 रखी गई है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। वेयर द सबस्क्रिप्ट min stands for minimum, this value is called Bohr's magneton। बोर्स मैग्नेटॉन इस वैल्यू को बोलते हैं। पूछा जाए कि बोर्स मैग्नेटॉन क्या है, या बोर्स मैग्नेटॉन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये वैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब। आई बात समझ में? यस सर। बस वही है, क्लियर हो गया सब कुछ पूरी तरह से? कहीं कुछ डाउट दोनों में से किसी को? बताओ। नो सर। और इस एल को मैग्नेटिक मतलब वो इस म्यू को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट आया नहीं है, ये तो ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने से आया है, इसीलिए इसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। और इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच हैज द सेम न्यूमेरल वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, ये अलग है। देखो, एक तो है
कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तुषार समझ में आ रहा है सब या डाउट है? यस सर। डाउट है या समझ में आ रहा है? यस सर किसमें बोला तुमने? सर समझ में आ रहा। ठीक। तो यहाँ देखो, दो तरीके हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो बात है। और एक ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे ही रिवॉल्व कर रहा है। जैसे जैसे अर्थ करती है ना, तो अर्थ दोनों काम कर रही है, सन के चक्कर भी लगा रही है और खुद अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रही है। उसकी वजह से भी तो मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उसी यस तरह सर। इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है, न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता है लेकिन अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है वो। तो उसको हम स्पिन बोलते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। क्लियर? तो अगर वो वाला मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे तो उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। क्लियर? जो अभी निकाला हम लोगों ने वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, क्योंकि ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है उसका मोमेंट, लेकिन खुद के अराउंड घूम रहा है, खुद के एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो उसका मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक, ये एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है। क्लियर हो गया? Nevertheless, it does possess the intrinsic magnetic moment. The microscopic roots of magnetism in iron and other materials can be traced back to the intrinsic spin magnetic moment. ठीक है, इनमें कुछ वही सब चीजें बस नॉर्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं। आगे चलें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सर ये स्पिन मैग्नेट मूवमेंट का तो मतलब कोई वो थोड़ी ना फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन तौर पे तुम्हें बता दिया गया कि हाँ वो भी घूम रहा है, अपने अबाउट भी घूम रहा है, तो उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, तो उसका नाम अलग हो जाएगा, बस उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल देंगे। ठीक है, जैसे अर्थ अर्थ का भी अपना जो रोटेशन है ना, जिसकी वजह से दिन रात होती है, वो तो एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से है ना। सन के अबाउट रोटेशन की वजह से तो साल पूरा गुजरता है, समझ रहे हो? लेकिन दिन रात यस जो सर। होती है वो तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से। तो दोनों तरह का रोटेशन है, तो दोनों में मोमेंटम निकाल सकते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम, दोनों तरह के रोटेशन में। तो अलग अलग नाम दे सकते हैं। दिन वाला जो रोटेशन है जो अपनी एक्सिस के अबाउट है अर्थ का, उसको हम स्पिन बोल सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? और सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रही है, उसमें जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो उसको हम मैग्नेटिक कह रहे हैं, उसमें मोमेंट निकालेंगे तो उसको हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो अर्थ की ऑर्बिट है ना, बोला नहीं जाता है सन के सर अराउंड। मतलब मून रोटेट नहीं करता साइड हमारे अर्थ के हाँ, सब में। मून का भी है। मतलब सर पृथ्वी तो रोटेट करती है घूमती है पर सर मून नहीं घूमता वो। हाँ, तो अपना अपना सबका सिस्टम है, प्रॉपर्टी है, सब लोग नहीं घूमते हैं। कई सारे और प्लैनेट्स भी हैं, वो कहाँ घूमते हैं अपनी एक्सिस पे, ऐसे ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं। कई प्लैनेट्स हैं जो अपनी एक्सिस पे नहीं घूमते हैं। वहाँ दिन रात वाला कोई चक्कर नहीं है, कुछ जगह हमेशा दिन, कुछ जगह हमेशा रात, समझे? ऐसा वाला चक्कर है। ओके। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं, यस सर। तुम देख सकते हो वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम नहीं रहे हैं, तो वहाँ दिन रात वाला कोई चक्कर नहीं, कुछ धीरे घूम रहा है, कुछ तेज घूम रहा है, कुछ घूम ही नहीं रहा है, ऐसा है। तो मून नहीं घूम रहा है, हम्म, उसकी मर्जी, नहीं घूमेगा। चलो आगे देखें फिर। तो अब आती है एक डिवाइस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम्म, इसमें कुछ नहीं है, जितने भी तुम लोगों ने एनालॉग मीटर देखे हैं आज तक, जिसमें एक नीडल होती है, सुई होती है, जिससे हम रीडिंग पता करते हैं कि इतने पे कोई चीज वर्क कर रही है, समझे? वो सारे इसी पे बेस्ड हैं शुरू से। अब तो और नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सर्किट्स होने लगे हैं उसके अंदर, छोटे स्मॉल सर्किट, उससे हो जाता है, नहीं तो पहले इसी पे बेस्ड हुआ करते थे। ठीक है, जितने भी एनालॉग डिवाइस होती थी घड़ी को छोड़ के, ठीक है, मीटर टाइप के, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये मीटर वो मीटर, सब क्लियर है? हम्म, यस सर। तुषार, प्रियांशु, चलो। तो ये कभी सोचा है ये नीडल मूव कैसे करती है और इसको कैसे पता इतने ही दूर आके रुकना है? सोचो, इस नीडल को अंदर पता कैसे चल रहा होगा
कि इतना ही, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 3 पे आके रुकना है, इसको कैसे पता? सर मैग्नेटिक फील्ड के मारे। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के मारे ऐसे बोल देंगे तो कुछ समझ में थोड़ी ना आया। तो यहीं कैसे रुक जाती है 3 पे? मैग्नेटिक फील्ड चलो इसको चला सकती है, मान लिया, लेकिन चला देगी ना, रोकेगी थोड़ी ना। फिर ये कैसे बताएगी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रुकना है? सर ब्रिज कांस्टेंट के मारे। किसके मारे? ब्रिज। ब्रिज? कौन सा ब्रिज, किसकी बात कर रहे, हम समझे नहीं। व्हीटस्टोन वगैरह? ब्रिज स्टोन ब्रिज जो। अरे नहीं नहीं, वो सबसे यहाँ मतलब नहीं। यहाँ चक्कर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगी इसको, नीडल को, ठीक, उसको बैलेंस करने के लिए, टॉर्क को बैलेंस करने के लिए। कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए एक क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए होता है। तो उसके लिए हम एक स्प्रिंग लगाते हैं, ऐसी टाइप की स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और स्प्रिंग ऐसी भी होती है, समझ रहे हो? यस जी। ऐसी वाली स्प्रिंग लगाते हैं, स्पाइरल वाली स्प्रिंग, समझे? जिसकी वजह से वो पता चलता है, और करंट के बेसिस पे उसका तय होता है कितना ज्यादा लेफ्ट और कितना ज्यादा राइट रोटेट करना है। करंट जितनी मिलती है उसके हिसाब से तय करता है वो। आई बात समझ में? तो यस। देखेंगे कैसे ये रिलेटेड है, कैसे उसका एंगल, और उसको एंगल पता है, उसको ये नहीं पता यहाँ कितना लिखा है, उसको ये पता है अभी हम यहाँ थे और इतना दूर रोटेट कर गए हैं, ये पता है मतलब उसको, कॉइल को। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्योंकि एक कॉइल जो कि मूव कर रही होती है, ठीक है, इसीलिए इसको मूविंग कॉइल बोला जाता है। अब गैल्वेनोमीटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें वोल्ट मीटर एम मीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर का ही कॉन्सेप्ट वोल्ट और एम मीटर दोनों में लगाया गया है। क्लियर? तो पहली बात तो एक चीज, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, स्मॉल में एमसीजी बोलते हैं, इट इज अ डिवाइस whose principle can be understood on the basis of our discussion in section 4.10। किस पे? कि अगर हम एक कंडक्टर को या एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें करंट पास करवाएंगे तो फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी, और लूप पे तो टॉर्क लगाएगी, फोर्स भी नहीं, क्योंकि एक कंडक्टर रखेंगे तो उस पे फोर्स लगेगा, 2 कंडक्टर रखेंगे और एक ऑपोजिट फोर्स लग गए तो टॉर्क हो जाएगा वो। आई बात समझ में? ये वाले प्रिंसिपल का यूज करेंगे, टॉर्क निकाला था ना हम लोगों ने, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? कितना आएगा? टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? क्या आया था, याद है तो किसी को? आई ए बी साइन थीटा एन कैप, कुछ याद है? यस तुषार, सर। प्रियांशु, यस याद सर। आया? यहाँ पे ए क्या था? ए क्या था यहाँ ये पे? भी हाँ, सर, ये भी इन दोनों के बीच का वो एंगल था। ए एंगल था। सर ए बी वेक्टर थे। ए और बी 2 वेक्टर थे। ए क्या था और बी क्या था, ये तो पूछ रहे हैं। कौन सी क्वांटिटी का नाम ए है, कौन सी क्वांटिटी का नाम बी है? ए एरिया ऑफ लूप था, बी मैग्नेटिक फील्ड थी। ये वाला फिगर है। कुछ याद आया? इस पे डाउनवर्ड फोर्स, इस पे अपवर्ड फोर्स, टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू निकाली गई थी एफ ए बाई 2 वगैरह से, सब गायब यस है सर। दिमाग से। तो क्या आया था, याद है भी? यही आया था,
क्योंकि आया था आई Yes, sir. बी ए बी, और ए बी को ए लिख दिया था हमने, एरिया ऑफ लूप, क्योंकि उसका एक रेक्टेंगुलर लूप था। तो आई बी ए साइन थीटा जनरल फॉर्मूला आया था। ठीक है, याद आया अब? आई बी ए साइन थीटा या आई ए बी साइन थीटा। तो एक लूप के लिए इतना है ना, एन लूप्स के लिए कितना टॉर्क लगेगा? एन का मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्योंकि हर उस लूप पे टॉर्क लगाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड जो तुम रखोगे फील्ड में। बताओ, एन टाइम्स नहीं हो जाएगा टॉर्क? सब गोल क्यों है डब्बा? ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा? पढ़ा क्या बस फिलहाल तो। क्या फिलहाल तो? क्या चल रहा है? फिलहाल मैं तो फर्स्ट चैप्टर का 2-3 बार एक रिवीजन कर रहा हूँ, और आगे के नेक्स्ट चैप्टर तो कल मूविंग चार्ज का, क्योंकि डेली डेली क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर उसी के पीछे लग जाता हूँ, कैसे सॉल्व नहीं हो रहा उसी के पीछे टाइम वेस्ट। इतना भी नहीं करना है टाइम वेस्ट। अगर थोड़ा रुक वो हो जाए, एक दो बार चार बार लगा लो, सारे अपने चीजें आजमा लो, उसके बाद छोड़ दो और पूछ लो, जल्दी क्लियर हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार में छोड़ दो, लेकिन दो तीन बार में छोड़ दो। अब बहुत देर उसमें मत लग रहा होगा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। ये पढ़ाया था, याद है? यस सर। कब यस पढ़ाया था? सर परसों। परसों पढ़ाया था ये। तो परसों या कल, ये कल पढ़ाया है, ये कल पढ़ाया है, परसों करंट। नहीं। हम्म? ये जो आई ए बी आया था टॉर्क, फिर हमने ऐसे एंगल वाले में निकाला था जिसमें यस तुम सर। साइन थीटा की वैल्यूज निकाल रहे थे, वहां पे फिर आई ए बी साइन थीटा आ गया था ये। हम्म? कल की चीज नहीं याद है? पीछे का तो तुम पढ़ रहे हो, आगे का छोड़ नहीं रहे हो। हमने पहले ही कहा था आधा घंटा ही सही, पर जो जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन या उसके अगले दिन, नेक्स्ट क्लास होने से पहले मतलब, रिवाइज एक बार कर लिया करो, तो थोड़ा पक्का हो जाता है वो कॉन्सेप्ट दिमाग में। सब जा रहा है, आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे पीछे भूलते जा रहे हो, फिर पीछे से बिल्कुल पीछे से वापस आ रहे हो। फायदा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, कल मैं रिवीजन करा था इसका, किया 2 था? मिलीमीटर का। तुम्हें याद है ये फॉर्मूला आया था, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा या आई ए बी साइन थीटा, याद है? यस सर। तो क्यों नहीं बता रहे थे? ए क्या है? सर, ए एरिया किसका? लूप का, लूप के रेक्टेंगुलर लूप का एरिया। ये एरिया है ना, रेक्टेंगल का एरिया। बी क्या है? बीच मैग्नेटिक फील्ड। 90 मैग्नेटिक। डिग्री की है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। है ना? और अगर बी और ए का जो एंगल है वो आपस में 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होता सर। होता नहीं था हमेशा, अगर हो तब साइन थीटा 1 हो जाएगा। क्यों? 90 का मतलब साइन 90, और साइन 90 का मतलब 1। 1 का मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये आया था, याद आया? यस सर। अब अगर ये एक कॉइल के लिए है, एक कॉइल पे इतना टॉर्क लगेगा, इधर फोर्स, तो एक और कॉइल अगर हम ले आए तो उस पे भी फिर इतना ही फोर्स लगेगा, तो इतना ही टॉर्क लगेगा। सेम, दो कॉइल पे डबल टॉर्क, तीन कॉइल पे ट्रिपल टॉर्क, अगर सेम करंट और सेम एरिया है कॉइल का, और सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो, है ना? तो एन नंबर ऑफ कॉइल्स पे कितना टॉर्क लगेगा? एन नंबर एन, ऑफ क्रॉस। है ना, एन टाइम्स, यानी कि एन का मल्टीप्लाई। समझे? यस तो सर। एन आई ए बी आ जाएगा ना टॉर्क, जो ये आया है एन आई ए बी या एन आई बी है। समझे? ये आ गया। उसके बाद
स्प्रिंग का बताओ। ये भी सॉलिनॉइड नहीं बनाया हमने, हमने बनाई है स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे इस तरफ खींचा हमने फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग अपना एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, उसका उल्टा। समझे? FR लिख दे रहे हैं, रीस्टोरिंग। बात आ रही है समझ में? यस सर। स्प्रिंग वापस जाती है ना, खुद को रीस्टोर करती है अपने शेप को, तो उल्टा फोर्स यस लगाती है। सर। हम्म इस कैल्वेनोमीटर में इस टॉर्क को, क्योंकि ये टॉर्क अगर लगता रह गया तो वो भी प्रॉब्लम है। लगता रह गया तो नीडल फिर रुकेगी नहीं ना यहाँ पे आके, फिर वो घूमना शुरू तो करेगी पर वो घूमती ही जाएगी। एंड पॉइंट भी आ जाएगा, फिर भी वो उस तरफ फोर्स लगता रहेगा, घूमती जाएगी। तो चलाना भी है और रोकना भी है। चलाने के लिए तो ये टॉर्क है, रोकने के लिए इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए इसके अंदर लगी होती है स्प्रिंग। ठीक, आई बात समझ में? तो एक तो होती है स्प्रिंग ये स्ट्रेट वाली, इसमें हम फोर्स लगा के इसका एक पॉइंट जो है डिस्प्लेस करवा सकते हैं। जैसे कि खींच दिया हमने, अब ये स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो गई, मान लो इतनी हो गई, तो ये था स्प्रिंग का यहाँ तक वाला पोर्शन। ठीक, ये बराबर जगह पे है, लेकिन इतना इतना एक्सपैंड हो गया ना, इतना स्प्रिंग एक्सपैंड हो गई, एक्स डिस्टेंस खींच दिया हमने, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पता है? और यह रीस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा उसका? रीस्टोरिंग फोर्स आएगा इस एक्स डिस्टेंस का के से मल्टीप्लाई करके, और ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट। आई बात समझ में? ये के है स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ डाउट? ये बता रहे हैं नया है, ठीक है, मतलब पढ़ा तो 11th में होना चाहिए, लेकिन तुमने बताया था ना कि 11th का नहीं वो है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया ना? हर स्प्रिंग का, जैसी भी स्प्रिंग बनाई गई हो, क्योंकि हर तरह की चीज में स्प्रिंग हो सकती है और सबका अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट बना दिया गया है। हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसका स्प्रिंग के एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि कितना खींचा हमने स्प्रिंग को, ये देख रहे हो ना, एक्स डिस्टेंस खींच दिया। ठीक, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराने पे फोर्स आ जाता था, रीस्टोरिंग फोर्स, जितना स्प्रिंग वापस लाने के लिए लगा रही है। समझे? लेकिन रोटेशन में अब हम इसमें स्प्रिंग यूज कर रहे हैं कॉइल वाली स्प्रिंग, ऐसी स्प्रिंग जो कि रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाती है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है खुद को रीस्टोर करने के लिए। देखिए ऐसी स्प्रिंग, ऐसे खींच दो, यस सर। तुम डिस्प्लेस करवा दो, लेकिन ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। तो इसको ऐसे ऐसे करके घुमा दो, थोड़ा और रोटेट करवा दो, यहां तक इसका एंड पॉइंट था, तुमने इतना और एंगल घुमा दिया। ठीक है, तो तुमने कितना एंगल और घुमा दिया? मान लो इतना एंगल, ये ज्यादा हो गया थोड़ा, इतना एंगल। ठीक है, इतना और घुमा दिया तुमने, ये पहले की पोजीशन थी मीन पोजीशन, इतना तुमने और घुमा दिया उसको, स्प्रिंग को, समथिंग थीटा एंगल। ठीक है, तो इसका भी कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उसका जब हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? के थीटा बराबर किया। टॉर्क आएगा। क्यों? के इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियरली कितना हमने खींच दिया था स्प्रिंग को, स्ट्रेट सीधा सीधा कितना खींच दिया था, समझे? वो आया था फोर्स, तो के इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा टॉर्क। समझे? क्योंकि रोटेशन वाले में क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और फोर्स रिप्लेस हो गया टॉर्क से। किसी चीज को चलाने के लिए, सीधा चलाने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन किसी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। तो फोर्स भी टॉर्क जैसा ही चीज होती है ना, बस खाली टॉर्क होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ रहे हो? यस सर। तो के एक्स हो गया लीनियर वाली स्प्रिंग के लिए, और के थीटा हो गया घूमने वाली एंगुलर वाली स्प्रिंग के लिए, मतलब कि ऐसी स्प्रिंग जिसमें तुम घुमा सकते हो, ऐसे करके इसको और ऐसे कर दो, घुमा दो, समझे, खींच दो घुमा के, तो इसमें एंगल चेंज करते हैं। तुषार, आया समझ में? यस सर। तो
टॉर्क आएगा यहाँ पे के थीटा के बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ थीटा ना लेके एक अलग एंगल लें, फाई लें, फाई एंगल लिया है हमने, तो के फाई के बराबर आ जाएगा टॉर्क स्प्रिंग का, है ना। तो फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा? ये बॉडी किस तरफ जाएगी बताओ? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट जाएगी, क्योंकि इधर ज्यादा लग रहा है, उधर डोमिनेटिंग है। लेकिन अगर हम कहें कि एक बॉडी है, उस पे टॉर्क एक तरफ से कम और एक तरफ से बहुत ज्यादा लग रहा है। देखो ये वाला टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। और ये वाला टॉर्क कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कम है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है, तो किस तरफ घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज सर सर। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इस केस में अगर हम कहें बराबर है तो कहीं नहीं घूमेगी, सर है नो ना। मूवमेंट। नो घूमे। तो ये बराबर होने पे ही तो रुकेगी ना, रेस्ट पे आएगी ना। तो हमको नीडल को यहाँ करना क्या था? चलाने के लिए तो ये टॉर्क आ ही गया था, रोकना ही तो था ना, कहीं पे ले जाके रोकना ही तो था किसी यस एंगल पे। तो वो रोकने के लिए ही तो ये वाला टॉर्क आया है ना, स्प्रिंग वाला टॉर्क, स्प्रिंग वाला टॉर्क, समझे? के फाई। तो इसको किसके बराबर होना चाहिए? घुमाने वाले टॉर्क के बराबर। घुमाने वाला टॉर्क टाउ है, रोकने वाला टॉर्क के फाई है। तो के फाई को टाउ के बराबर होना चाहिए, तभी तो रुकेगा ना बॉडी, तभी तो नीडल रुकेगी, नहीं तो क्या होगा? फिर दूसरी तरफ चलने लगेगी। ऐसा तो नहीं करना है ना हमको कि ये राइट साइड जा रही, लेफ्ट साइड जा रही है, मुड़ रही है, तो इसको राइट लेके जाने लगे, नहीं। हमको तो इसको बस रोकना है, राइट लेके नहीं जाना है। क्योंकि हम चाहे आगे बढ़ा के रोके चाहे पीछे, रीडिंग गलत आएगी। जहां एग्जैक्टली रुकना चाहिए वहीं पे रुकना चाहिए। देख रहे हो? अगर तुमको ये रीडिंग चाहिए तो, अगर तुमको ये रीडिंग चाहिए, यहाँ पे जो भी लिखी है, मान लो 10 लिखा है, तो अगर यहाँ आके रुकी नीडल तो भी गलत, आगे बढ़ के रुकी तो भी गलत। आई बात समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं। तो दोनों टॉर्क सेम होने चाहिए ना। यस सर। क्लियर है? तो इसीलिए टाउ इज इक्वल टू के फाई, या के फाई इज इक्वल टू टाउ। तो के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि टाउ की वैल्यू वही है। क्लियर? तो यहां से फाई की क्या वैल्यू आ गई? एन आई ए बी अपॉन के। इसमें से हम आई को अलग रखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम करंट के साथ इस एंगल का वेरिएशन देख सकें। अब साफ दिख रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स गैल्वेनोमीटर बनने के बाद फिक्स हो चुके होते हैं, हम बार बार चेंज तो कर नहीं रहे। एरिया ऑफ कॉइल भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि सेम मैग्नेट लगा रखा है, और जो स्प्रिंग यूज करनी है वो भी, सब फिक्स। एन ए बी अपॉन के जो है वो ज्यादातर एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो बन गया, फिक्स हो जाएंगे वो। तो जो एंगल होगा वो उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर बची रह जाएगी? करंट। सिर्फ करंट के ऊपर। तुषार समझ रहे हो? सिर्फ करंट के ऊपर। तो इसका मतलब है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दिख रहा है, इसका मतलब करंट डबल, तो ये एंगल भी डबल। ये फ्लक्स नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ फाई यूज किया गया एंगल के लिए। कितना एंगल स्प्रिंग घूम रही, बस। ठीक है? करंट हाफ, तो फाइव ही, यानी कि एंगल भी हाफ। ठीक है? आई बात समझ में? करंट के वेरिएशन के हिसाब से चलेगा ये। ज्यादा करंट तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम यस करंट सर। तो कम डिफ्लेक्शन। तो इससे तो हम एमीटर बना सकते हैं सीधे सीधे, और गैल्वेनोमीटर भी तो वही कर रहा है। करंट मेजर करता है ना गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव करंट डिटेक्ट करता है और मेजर यस सर। करता है। ठीक? आ गई बात समझ में? क्या बात हो रही है? वही चीज लिखी है, बस फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या? करंट। क्लियर होगा या नहीं? तो यहां से फिर हम फाई बाई आई भी तो निकाल सकते हैं, एन ए बी अपॉन के आने लगेगा। वो निकाल लेंगे, देखो, फाई बाई आई निकाल लिया, एन ए बी अपॉन के आ गया। क्लियर? यस सर। एन ए बी बाई के।
क्या आया, 5/I। तो अब इससे फायदा क्या है, राइट साइड में सब कुछ कांस्टेंट जैसी चीजें हैं ना, या फिर गैल्वेनोमीटर बनाने के टाइम पे चेंज करने लायक चीजें हैं, बाद में चेंज होने लायक चीजें नहीं है। इसका मतलब इससे इनको चेंज करके हम गैल्वेनोमीटर अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो बस यही चीज है। और अगर हम इस रेशियो को ज्यादा रखें तो 5/I ज्यादा आएगा, ठीक है। और एक रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कम या फिर एंगल ज्यादा, सॉरी सॉरी मतलब न्यूमरेटर ज्यादा। कोई पूरा फ्रैक्शन अगर इंक्रीज हुआ है तो दो चीजें हो सकती है ना, या दोनों को एक साथ देखो कि न्यूमरेटर बढ़ा दो तो भी बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम कर दो तो भी बढ़ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? सर बट हम आय को बढ़ाएंगे तो फिर तो। आई को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं ये पूरा फ्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके दो मतलब हैं, अच्छा। कि या तो न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और या डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, या दोनों साथ में हो रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होने से भी ओके फ्रैक्शन सर। बढ़ता ही है ना। तो ये यस सर। दोनों चीजें एक साथ अगर हम देखेंगे तो एक बात बताओ, करंट कम के लिए एंगल ज्यादा, करंट लो पे भी एंगल ज्यादा, हाई, लेकिन एंगल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उल्टा रिलेशन नहीं है, बस ये बता रहा है कि लोअर करंट्स के लिए भी अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो हायर करंट के लिए तो और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो बनेगा इंस्ट्रूमेंट काफी सेंसिटिव बनेगा ना, जरा सी करंट यस को भी सर। डिटेक्ट करके बता देगा। आई बात समझ में? अगर हमने इस रेशियो को इंक्रीज किया तो, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए 5/I को नाम मिला है करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी, समझे? आई बात समझ में? क्योंकि इस यस रेशियो को सर। चेंज करके हम करंट की सेंसिटिविटी बदल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कैसे गैल्वेनोमीटर बनाना है, ज्यादा सेंसिटिव कम सेंसिटिव, तो एनए भी चेंज करके वो होता है। अब देखो, इसमें से भी अगर हम लूप का एरिया चेंज करते हैं तो हमको ज्यादा जगह चाहिए होगी, फिर क्या होगा कि बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाना पड़ेगा, डिवाइस का साइज बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ए को हम करते हैं बढ़ाने से रिजेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमको बहुत अच्छा वाला मैग्नेट लगाना पड़ेगा, और कोई मीटर जैसी डिवाइस जिसमें खाली मेजर करना हो वो कोई बहुत महंगी नहीं खरीदता है। तो इसलिए मैग्नेट भी हम बहुत ज्यादा अच्छा वाला, ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आए, वो तो नहीं लगाने वाले। ठीक, आ रही बात समझ में? स्प्रिंग, यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है, तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा कब हो जाएगा, जब स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा हो जाए, तब पूरा कांस्टेंट बड़ा हो जाएगा। हम्म, तो यस सर। दिख रहा है ना पूरा फ्रैक्शन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हम कम करेंगे तो एक प्रॉब्लम आने लगेगी। स्प्रिंग कांस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग के बेसिस पे तय होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा कांस्टेंट, और कांस्टेंट छोटा मतलब कम स्ट्रेंथ। तो स्प्रिंग जितना हम ये इसको कम करेंगे तो स्प्रिंग तो कमजोर होती चली जाएगी, टूट भी जाएगी एक टाइम पे, ज्यादा वो लग गया तो। यस सर। तो इसीलिए हम के को भी रिजेक्ट करते हैं। एक ही चीज बचती है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो बेस्ट ऑप्शन है। वैसे ऐसा नहीं कि इनमें से किया नहीं जा सकता है, इनसे हर मेथड एप्लीकेबल है, कि तुम बी इंक्रीज कर दो, ए इंक्रीज कर दो, या के डिक्रीज कर दो, हर केस में करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस तुमको बन के मिलेगी। लेकिन इनसे बेटर ऑप्शन होता है एन को चेंज करने वाला, एन को इंक्रीज करने वाला। ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस चाहिए तो एन को बढ़ा दो, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लो। कम सेंसिटिव डिवाइस चाहिए तो कम नंबर ऑफ टर्न्स ले लो कॉइल में। आई बात समझ में? ऐसा है, यहाँ पे लिखा यस भी सर। है। A convenient way for the manufacturer to increase the sensitivity is to increase the number of turns.
N. We choose galvanometers having sensitivities of value required by our experiment. जैसा requirement वैसी sensitivity वाला galvanometer choose कर लेते हैं. अब ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव चाहिए होता है, कई जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव खराब होता है, थोड़ा कम सेंसिटिव चाहिए होता है, तो वहां वैसा यूज करते हैं फिर. तो एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइन किया जाता है. क्लियर हुआ ये बातें अभी तक की? यस सर। अब जरा थोड़ा डिवाइस देख लेते हैं, इसको देखा नहीं गया है ना, कैसे काम कर रहा है, क्या हो गया. काम वैसे ही कर रहा है. डिवाइस में क्या है, मैग्नेट लगे हुए हैं नॉर्थ साउथ, लेकिन ये मैग्नेट का देखो सिरा जो है, ये एंड, ये फ्लैट नहीं है, ऐसे है, कॉनकेव सरफेस के जैसा है. क्योंकि तो साइड से देख रहे हैं तो यस लाइन सर। दिख रही है ना, एक्चुअली है तो सरफेस यस कॉनकेव सर। सरफेस के जैसा है. तो इससे क्या होगा, ये होता तो फील्ड ऐसे ऐसे निकलती और ऐसे एंटर करती, नॉर्थ से साउथ, है ना, क्योंकि फील्ड जो मैग्नेट होगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलती है, सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं पे भी. आई बात समझ में? तो अगर हमने सरफेस को ही सर्कुलर बनाया है तो उसके परपेंडिकुलर निकलेगी तो उस सर्कल के सेंटर को टेंड करेगी. समझ पा रहे हो? परपेंडिकुलर निकलने का यस। मतलब नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सर्कल. नॉर्मल टू द सर्कल क्या होता है, जाके सेंटर पे मीट करता है. ठीक, परपेंडिकुलर बनाते हैं ना हम टेंजेंट पे, सेंटर पे मीट करता है, वही चीज. तो यही यहाँ पे ये फील्ड ऐसी बनाई गई है जानबूझ के. उसके दो फायदे हैं. एक कि अंदर बीच बीच में फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी कॉइल के पास, मतलब कि सिंपल मैग्नेट से भी फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा इतनी दूर में मिलेगी, फील होगी. क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। एक तो ये चीज है, और क्या है, दूसरा कि ये जो कॉइल है, कॉइल ये है देखो, ऐसे दिख रही है, मतलब ये इसको, ये टॉप व्यू है, साइड से देखोगे तो ये सिलेंडर है पूरा, हमको बस ये ऊपर से दिख रहा है गोल. यस सर। देखो दिख रहा है, हमें बस ये टॉप व्यू नजर आ रहा है. यस तो सर। यहाँ से ऐसे अगर दिखाई गई है कॉइल, तो एक्चुअली ये ऐसे है. थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे है ये. समझ पा रहे हो 3D में? ये कॉइल इस तरीके से लगी यस हुई है, सर। रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आई. अब इसको ये रोटेट करेगा तो इसके, इस पे जो ये फील्ड है हर टाइम इन कंडक्टर्स पे, ये वाले कंडक्टर्स पे परपेंडिकुलर रहती है, ऐसी फील्ड की वजह से, रेडियल फील्ड की वजह से. इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं, क्योंकि सेंटर से ऐसे दूर जाती हुई फील्ड को हम रेडियल फील्ड बोलते हैं. क्योंकि उसमें क्या होता है, एक सर्कल अगर हम बना दें इसको सेंटर मान के, तो ये सब रेडियसेस आती हैं फिर. ठीक है, रेडियल फील्ड होती है. क्लियर? तो साइड से देखेंगे तो इस वाले यस सर। कंडक्टर पे फोर्स लगेगा इधर उधर और काम हो जाएगा. और ये हमने एक कॉइल दिखाई है, अगर एक और ले लें, मतलब एक और नंबर ऑफ टर्न ले लें, तो ऐसे और बन जाएगा इसके बगल में, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे. ठीक, इसीलिए इसमें कुछ टर्न्स का दिखाया गया. हवाई बात समझ में क्या चल रहा है? ठीक, ठीक है ना. यस सर। Yes, तो sir. इसमें करंट ऐसे चल रही होगी कॉइल में, ऐसे जा रही होगी, और नीचे यहाँ पे करंट मान लो एंटर कर रही होगी इनवर्ड द पेज, और यहाँ से बाहर निकल रही होगी आउटवर्ड द पेज कॉइल में. तो ऐसे नहीं, अंदर से बाहर आ रही है, तो आउटवर्ड द पेज ये वाली जो करंट है जिस कंडक्टर की होगी उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग. वो करो, फोर्स दिखाओ तो इस तरफ आएगा, चेक कर सकते हो. ये करंट का डायरेक्शन है जो डॉट दिखाया है हमने. तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड द पेज, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, टूवर्ड्स द सेंटर. कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का देखो डायरेक्शन टूवर्ड्स द
सेंटर ही है, समझे? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी का, और ये आई जो है करंट का डायरेक्शन। तो आई करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन घुमाओ, इस तरफ आएगा फोर्स, समझे? ऐसे ही इस क्रॉस वाले में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करो और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे आउटवर्ड, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ सेंटर से दूर जाती हुई है फील्ड, देख रहे हो? साउथ है ना, इस तरफ, साउथ की तरफ जाएगी, इसीलिए इस तरफ जाती हुई फील्ड। तो फोर्स किधर आएगा? इस तरफ, चेक कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, ये है करंट का डायरेक्शन क्रॉस वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन घुमाओ तो एफ आएगा इस तरफ। अब देखो ध्यान से, फोर्स ये इक्वल अपोजिट नहीं लग रहा है? अपोजिट तो लग ही रहे हैं, ठीक है, इक्वल भी होते हैं, क्लियर? तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसा वाला कुछ केस होता है। प्रोड्यूस तो हो गया, और कैसा वाला टॉर्क प्रोड्यूस हुआ? क्लॉकवाइज फिलहाल यहाँ पे, अगर करंट ऐसे आ रही थी तो, ठीक है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ। लेकिन इसमें तो कर इधर जा रहा है ना, तो हो सकता है करंट ऐसे आ रही होगी, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, तो सारा कुछ पलट जाएगा। यहाँ से आउटवर्ड आ रही है, वहां से फिर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? इधर। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बी, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये कैसे घूमेगी अब? एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है ना? दोनों को दिख रहा है, या हम सिर्फ बताए जा रहे हैं? सर समझ में आ भी रहा है सब कुछ, ये डाउट है? Yes, sir. तो टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा तो स्प्रिंग को खींचेगा ये, क्योंकि कॉइल में ही बंधा है ये स्प्रिंग, देख रहे हो? ये एसपी, ये बीच में फिक्स है ये स्प्रिंग, और ये एंड इधर उधर जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट होने लगेगी फिर, ठीक है, जैसे कि हमने स्प्रिंग को खींच दिया हो या कंप्रेस कर दिया हो। तो फिर ये स्ट्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी इसके ऑपोजिट, क्लॉकवाइज, जो कि नीडल को एक जगह पे लाके रोक देगा। दोनों टॉर्क कैंसिल हो जाएंगे, फोर्स जब टॉर्क कैंसिल तो फिर घूमना भी बंद, समझे? यस सर। तो बस रुक जाएगा एक जगह पे, हो गया। समझ में आ गया? ये स्केल है, इसमें चाहे तुम जो भी रीडिंग लिख दो, तुम एबीसीडी लिख दो तब भी चलेगा, ठीक। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में शो कर सकते हैं। जैसे कि याद है, सेल के साथ एक रेजिस्टेंस होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम सेल के बगल में भी शो कर सकते थे चाहे यस तो, सर। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज में शो कर सकते थे हम चाहे तो। वैसे ही गैल्वेनोमीटर में भी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में शो किया जा सकता है। आई बात समझ में प्रॉपरली? यस सर। अब क्योंकि इसमें से जो करंट जाएगी, तो कम करंट में ही ये बहुत ज्यादा रीडिंग दे देगा। तो अगर हमको ये करंट को थोड़ा सा बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ज्यादा रीडिंग वाला अगर हमको पता करना, जैसे देखो, रेंज बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, तुम ऐसा डिवाइस नहीं खरीद पाओगे जो 0.00001 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक की करंट को डिटेक्ट कर पाए। तुम ऐसा डिवाइस खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि बना ही नहीं, समझे? तो इतनी लंबी रेंज होना तो पॉसिबल है नहीं, इतनी क्या, इतनी भी नहीं खरीद पाओगे कि 0.01 से लेके 100 एम्पियर तक की भी करंट को सेंस कर पाए, नहीं होती है, समझ रहे हो? जो इसको कर पाएगा यस सर। उसकी फिर आगे की रेंज कम होगी, जो इसको कर पाएगा उसकी फिर पीछे की रेंज कम होगी, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, समझे? तो इस चक्कर में गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव ज्यादा होता है, डिटेक्ट करना काम है ना उसका, करंट को मेजर करना यस उसका सर। प्रायोरिटी वाला काम नहीं है, उसका काम है डिटेक्ट करना, कि डिफ्लेक्शन शो कर दो, नीडल इधर कर दो या इधर कर दो, पता चल जाएगा करंट आई है और इस डायरेक्शन में आई है। ये नहीं बताता है एग्जैक्टली कितनी, मतलब ये बताता तो है एग्जैक्टली कितनी करंट है, पर ज्यादा करंट को नहीं बता सकता, तो उसको एम मीटर के जैसे यूज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे तो नहीं। तो क्या करें कि एमीटर के जैसे यूज कर पाए? एमीटर, क्योंकि एमीटर का तो काम ही है करंट डिटेक्ट करना, सॉरी करंट का मेजर करना, तो ज्यादा करंट को मेजर करना भी काम है उसका। आ रही बात समझ में?
यस सर। ज्यादा करंट Yes, को sir. मेजर करना उसका काम है। तो हम कब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर के जैसे यूज कर सकते हैं? क्या करें? ये करंट कम है, अगर गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट जाने लगे, हाई करंट जाने लगे, तब हम कर सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, देखो, तो करंट को ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम? ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम आएगी, और ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा आएगी। सही है? तो हम यस पैरेलल सर। में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो कि कम हो बहुत, एक लो रेजिस्टेंस। उसके कंपैरिजन में ये काफी हाई हो जाएगा, तो इसमें से ज्यादा करंट पास करेगी ना। तो अब गैल्वेनोमीटर से भी ज्यादा करंट पास करेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये एम मीटर जैसा काम कर जाएगा। समझे? देखो, गैल्वेनोमीटर ही यस सर। एम मीटर जैसा काम कर सकता है अगर हम उसके अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, बस यही चीज है। लेकिन किस तरह से लगाएं? पैरेलल। पैरेलल ही लगाना है हमको। इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। पैरेलल के लिए शंट वर्ड भी यूज होता है। क्लियर? शंट। यस सर। और अगर हम चाहते हैं कम करंट जाए, क्योंकि कम करंट जाएगी तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम आएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिव हो जाएगा फिर ये। वोल्ट मीटर के जैसे बिहेव करेगा फिर ये। समझे? उसके लिए हमको सीरीज में एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा। यानी कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाना है तो एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ, और अगर हमको गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो, काम हो जाएगा। आ रही सर बात ये भी समझ लो में? लगेगा सर, सीरीज में भी नहीं, लो लगेगा सर। नहीं, ये लो नहीं लगेगा। इसमें लार्ज वैल्यू। हम्म ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लगेगा। देखो, ओके सर। वोल्ट मीटर के लिए देखो, इतना बड़ा लगेगा कि ये आरजी से काफी ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि आरजी को हम नेग्लेक्ट कर सकें। इसके कंपैरिजन में देख रहे हो ना, आर प्लस आर जी की जगह सिर्फ क्या बचा? आर। इसका मतलब आर जी हो गया नेग्लेक्ट। इतना बड़ा है ये आर, लार्ज होना चाहिए। ठीक, किसके लिए? वोल्ट मीटर के लिए। आई बात समझ में? यस सर। हम्म बस यही चीज है। क्लियर हो गया? तो जैसे कि फाई अपॉन आई था करंट सेंसिटिविटी, वैसे ही अब अगर हम इसको देखें, फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के आई है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर होता है। यस सर। वी को यहां से उठा के इधर ले जाएं तो ये बचेगा। जो रेजिस्टेंस यस लगाया सर। है ये वो है, बल्कि दोनों का सम है। एक्चुअली ये दोनों का सम है, लेकिन नेग्लेक्ट कर दिया था ना, इसलिए अगर नहीं नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर दोनों का सम आएगा यहाँ पे, आर प्लस आर जी। तो ये क्या चीज आ गई? वोल्टेज सेंसिटिविटी। इनकी वैल्यूज बदल बदल के हम वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब एन की वैल्यू बदल के नहीं कर पाएंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। करंट की वैल्यू तो एन की बेसिस पे चेंज हो गई, वोल्टेज की नहीं होगी। पता है क्यों? बताओ। करंट की चेंज हो जाएगी, करंट में सीधे सीधे हिसाब बन जाएगा कि अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। क्लियर? लेकिन इसमें अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो ये आर गड़बड़ करेगा। अब ये आर ना आके 2R आएगा, क्योंकि तुम बताओ, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे, जैसे एक टर्न था, एक और टर्न ले आएंगे, तो उसमें उतनी ही वायर तो फिर से जाएगी ना। यस सर। एक सर्कल बनाने में जितना वायर गया, दो सर्कल बनाने में भी तो उतना ही गया। जैसे दो सर्कल बनाने में जितना गया, दो और बनाएंगे तो उतना ही वायर और गया। तो उतना वायर और सर। मतलब लेंथ ऑफ उतना वायर और ज्यादा, लेंथ डबल हो गई, है ना। एन के डबल होने से लेंथ ऑफ वायर भी डबल हो जाएगी। ठीक है,
लेंथ ऑफ वायर पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल। ऊपर 2n तो नीचे 2r, मतलब कि कैंसिल, ना n बचा, ना 2 बचा ऊपर वाला ना नीचे वाला, यानी कि तुम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके वोल्टेज सेंसिटिविटी को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, आर गड़बड़ कर देगा। तो तुमको दूसरी चीजें चेंज करके वोल्टेज सेंसिटिविटी बदलनी पड़ेगी, जैसे कि कॉइल का एरिया, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि के, समझे, या फिर जैसे कि आर। आई बात समझ में, क्लियर है। नंबर ऑफ टर्न्स ना यस सर। बदलें, रेजिस्टेंस को दूसरे तरीकों से बदल दें, जैसे कि आर होता है रो एल बाई ए, एल ना चेंज करें, क्योंकि एल चेंज करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स बदल सकता है। तो हम एरिया चेंज कर सकते हैं, यानी कि थिकनेस बढ़ा सकते हैं उसका, मोटा कर दें वायर, पतला कर दें। मोटा करने से क्या होगा, ए अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो आर डिक्रीज हो जाएगा, और आर डिक्रीज हो गया तो आर यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो पूरे फ्रैक्शन को आर इंक्रीज कर देगा, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, मतलब मोटा वायर ले लें तो ज्यादा सेंसिटिव वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो सब चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, वो ज्यादा आगे की चीजें हैं, ठीक। बस इतना समझ लो, एन चेंज करने से करंट सेंसिटिविटी बदल सकती है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बदलती है, और इसको हम सीरीज रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक। वो था शंट रेजिस्टर, शंट रेजिस्टर, पैरेलल रेजिस्टर, लेकिन ये सीरीज रेजिस्टर है, क्लियर। इस वाली चीज को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, बातें वही हैं बस, क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके तुम लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि तुम लोग नहीं कर रहे हो, पता है हमको, बहुत धीरे कर रहे हो। चलो क्वेश्चंस करो तभी बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर क्लास खत्म करते हैं।